नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में एक बार फिर से एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। कोरोना के 2502 नए मरीजों की पुष्टि प्रदेश में की गई है। वहीं कल 2 कोरोना मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। बता दें कि 102 मरीज हालांकि स्वस्थ भी हुए। वहीं 31,071 टेस्ट कल पूरे प्रदेश भर में किए। पॉजिटिविटी दर अब प्रदेश में बढ़कर 8.05% तक जा पहुंची है। तो एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। जिलेवार अगर बात करें तो रायपुर में 830, बिलासपुर में 335, कोरबा में 246 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इसी तरह से अब रायगढ़ और दुर्ग में भी एक बड़ा आंकड़ा आया है। रायगढ़ में 227, दुर्ग में 202 मरीजों की पुष्टि की गई। इसी तरह से जांजगीर में भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 190 नए मरीजों की पुष्टि जांजगीर जिले से की गई है। छत्तीसगढ़ में 15,464 एक्टिव केस की संख्या इस वक्त जा पहुंची है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। बीते 3 दिनों से लगातार ये आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ 2,502 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 102, लेकिन मौत का आंकड़ा भी 2 पर जा पहुंचा है। 2 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटे के अंदर हुई है। और छत्तीसगढ़ के बाद बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2039 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। राजधानी भोपाल में ही 484 मरीज मिले हैं। तो इधर इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में 621 नए मरीजों की पहचान हुई। बीते 24 घंटे में हालांकि 234 मरीज पूर्णतः ठीक हुए, डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ये संख्या 6,842 पर है। वहीं अब तक 8,01,326 मरीजों की पुष्टि प्रदेश में की जा चुकी है। तो एक बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश में सामने आया है। 2,500 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लेकिन भोपाल और इंदौर ये 2 शहर ऐसे हैं जहां से लगातार एक बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। तो मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट एक नजर में ये पूरा आंकड़ा आप देखिए। 2,039 मरीज सामने आए। ठीक होने वालों का आंकड़ा 234 पर। ये अच्छी खबर कि मौत एक भी प्रदेश में कल नहीं हुई है। लेकिन लगातार अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो प्रदेश में बढ़ता हुआ। खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की थी कि भारत में भी जरूरतमंद लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज की शुरुआत आज से पूरे देश में की जा रही है। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी ऐलान कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं आपको कराने होंगे। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बूस्टर डोज के लिए नहीं है। जिन लोगों को ये टीका लगवाना है वो सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वहां पर पहुंचकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकते हैं। 60 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को तीसरी खुराक लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह लेने के लिए अवश्य कहा गया है। तो पूरे देश में बूस्टर डोज की शुरुआत की जा रही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को आज से पूरे देश में बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। लोगों के मन में यह संशय था कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी। तो आपको बता दें कि लगातार IBC 24 पर आज बूस्टर डोज को लेकर हर अपडेट भी आपको देंगे, सारी गाइडलाइंस भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप सभी के लिए ये जानकारी कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोग आज से पूरे देश में अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आप सीधे टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर टीकाकरण करवा सकते हैं। तो पूरे देश की तरह रायपुर के 37 केंद्रों में टीकाकरण आज से शुरू होगा। मेकाहारा शहीद स्मारक भवन सहित 36 सरकारी केंद्र, कलेक्ट्रेट, SP कार्यालय में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि निजी अस्पतालों में भी बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। तो आज से छत्तीसगढ़ में भी बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो रही है। इसके लिए रायपुर के 37 केंद्रों का चुनाव किया गया है। 37 केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। मेकाहारा शहीद स्मारक भवन सहित 36 सरकारी केंद्र हैं जहां
टीकाकरण की शुरुआत होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी आज से प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस को आज से बूस्टर डोज लगने की शुरुआत की जाएगी। कोमॉर्बिड व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी हमने दी कि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत इसके लिए नहीं होगी। आप अपना पुराना आईडी, आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्रों में पहुंच सकते हैं। 60 प्लस के लिए ऑन स्पॉट टीकाकरण की सुविधा है। सेकेंड डोज से 9 महीने का समय पूरा करने वालों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो आज से पूरे देश में बूस्टर डोज की शुरुआत की जा रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। रजिस्ट्रेशन आपको पहले से नहीं कराना होगा। आप सीधे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। तो 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को, साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप सीधा टीकाकरण केंद्र में पहुंच सकते हैं। तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ अहम खबरें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी भोपाल से नीलम गुरवे जुड़ रही हैं। नीलम, आज से पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो रही है, उसकी किस तरह की तैयारियां हैं और इसके साथ मध्य प्रदेश की और वो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिकॉशन डोज की, तो स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सारी तैयारियां कर ली और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से विभाग को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के डोज भी मिल गए हैं। अगर हम तैयारियों की या फिर गाइडलाइन की बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा वर्ष के वो बुजुर्ग जिन्हें किसी गंभीर बीमारी से जो शिकार है, जो पीड़ित है, उन्हें आज से प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। हालांकि बुजुर्गों के लिए गाइडलाइन ये तय की गई है कि उन्हें अपनी बीमारी का जो सर्टिफिकेट है वो तो नहीं दिखाना पड़ेगा, पर वो अपनी बीमारी के मुताबिक अपने डॉक्टर्स की सलाह पर ही जो है बूस्टर डोज ले, ताकि उनकी बीमारी पर या उनके स्वास्थ्य पर वैक्सीन का कोई उल्टा असर ना देखने को मिले। तो यहाँ पर ये बात जरूर कही जा रही है कि डॉक्टर की सलाह से जो है बुजुर्ग व्यक्ति बूस्टर डोज ले। वही हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको ऐसे व्यक्ति जिन्हें सेकेंड डोज लगे कम से कम 9.5 महीने हो गए, उन्हें यहाँ पर बूस्टर डोज लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। पहले डोज के समय कोविन ऐप पर या कोविन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, उसी आईडी के जरिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा अपनी नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर और पहुंचकर वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए सुविधा रखी है कि वो ऑन स्पॉट जाकर भी अपने नजदीकी टीका केंद्र में वैक्सीन लगा सकते हैं, ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो अपॉइंटमेंट बुक करने में। तो काफी सारी यहाँ पर तैयारियां हर एक टीकाकरण केंद्र में कर ली गई है। निगरानी से लेकर के टीम की व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद कर ली है, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग का अमले के लिए नई व्यवस्थाएं करना जो है काफी थोड़ा सा तकनीकी या चुनौती भरा भी रहा है, क्योंकि अब लगातार वैक्सीनेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर एक और जहाँ पे 15 से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन हो रहा है, वहीं सेकेंड डोज अभी काफी सारे व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में लगना बाकी है, जो टारगेटेड 5.5 करोड़ की आबादी उनमें से। और अब बूस्टर डोज तो काफी बड़ी संख्या में टीमों की यहाँ पर तैनाती की गई है और वैक्सीनेशन की सारी व्यवस्थाएं जो है रविवार को ही अधिकारियों ने देख परख के टीकाकरण केंद्रों में रख दी थी। टीमें सुबह 9 बजे से पहुंचना शुरू हो जाएगी और सुबह 9 बजे से ही वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जी नीलम, इसके अलावा और क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी मध्य प्रदेश की जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में पिछले 3 दिनों से जिस तरीके का उतार चढ़ाव चल रहा है, आज भी वही जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के लगभग हर एक संभाग के जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। हालांकि शाम के समय थोड़ा मौसम बदलाव हो सकता है, बादल छट सकते हैं। ये अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था कि सोमवार से हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये अनुमान अब लगाया जा रहा है कि सोमवार शाम के समय से बादल छटेंगे और जो न्यूनतम तापमान फिलहाल
बढ़े हुए मिल रहे हैं, तो एक बार फिर से न्यूनतम तापमान जो है कम हो सकते हैं रात के समय में, और कड़ाके की ठंड एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मंगलवार से दस्तक दे सकती है। हालांकि आज जो है कई जिलों में, एक संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। घना कोहरा छाया रह सकता है, खासतौर पर ग्वालियर, चंबल, इंदौर और भोपाल संभागों के जिलों में। तो मौसम विभाग का यही कहना है कि बारिश से भी बचे, और जिस तरीके का घना कोहरा या पड़ रहा है उससे भी बचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से भी जो है स्वास्थ्य पर काफी विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी करके लोगों से सतर्कता बरतने की जो है अपील की है कि कोरोना से बचने की गाइडलाइन का पालन करें, साथ ही जो ठंड से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं वो भी करें, क्योंकि थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम जो है बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। कोरोना के भी लगभग इसी तरीके के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है और यही अपील की जा रही है कि कोरोना से भी बचे और ठंड से भी बचने के सारे उपाय करें। जी, तो ये तमाम बड़ी खबरें होंगी जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी। लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से राज्य के वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट और नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बजट तैयारी पर यह मंत्री स्तरीय चर्चा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज से 3 दिनों तक की जाएगी। वही शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 11 बजे से मंत्री अमरजीत भगत, दोपहर 12 बजे से मंत्री जयसिंह अग्रवाल, दोपहर 1 बजे से मंत्री उमेश पटेल और दोपहर 3 बजे से मंत्री अनिला भेड़िया से उनके विभागों की बजट तैयारी और नवीन मद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसी की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को मंत्री कवासी लखमा, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री शिव डहरिया और मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट तैयारी पर चर्चा करेंगे। 12 जनवरी को मंत्री रविंद्र चौबे, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और खुद अपने विभागों की बजट तैयारी पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को सभी राज्यों के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल रहे। बैठक में सदस्यता अभियान, अगले 3 महीने की रूपरेखा और साल 2023 और 24 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव सहित अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा की गई। सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों को केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर जमीनी लड़ाई लड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक के बाद मोहन मरकाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य जोड़े हैं। अभी 2,32,000 नए सदस्य जोड़ लिए गए हैं। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही जल्द जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में कांग्रेस की विचारधारा और राज्य सरकार के कामकाज को बताया जाएगा। सदस्यता अभियान से लेकर जन जागरण अभियान और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर विशेष फोकस दिया गया था, जिसमें जो हम अपने प्रदेश की उपलब्धियों को हमने बताया है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख मेंबरशिप रखा है। 2,32,950 सदस्य अभी तक बन चुके हैं। इधर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिकारी गिरोह का खुलासा हुआ है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पार्क प्रबंधन और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पार्क के पनपथा परिक्षेत्र के बमनगवा गांव में कार्रवाई करते हुए 3 युवकों नकुल सोनी, विश्वकर्मा और संतोष गोल को पकड़ा। उनके पास से टीम ने बाघ के 2 दांत, 13 नाखून, 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है। सभी आरोपी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा के भीतर के गांव के रहने वाले हैं और पूर्व में बाघ और दूसरे वन्य जीवों के शिकार और अंगों के अवैध व्यापार से जुड़े हुए हैं। फिलहाल वन महकमा पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटा हुआ है। जबलपुर में एक शख्स को ठेकेदार के यहां से काम छोड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल रांची का रहने वाला अभिषेक झारिया इलाके में ही रहने वाले एक ठेकेदार विक्रम सिंह ठाकुर के पास फर्नीचर बनाने का काम करता था। मजदूरी ना देने पर अभिषेक ने काम छोड़ दिया और दूसरे ठेकेदार के पास काम करने लगा। लेकिन एक दिन रास्ते में अभिषेक विक्रम के यहाँ काम करने वाले अपने साथियों से बात करने लगा। ये देखकर कर्मचारियों को भड़काने का आरोप लगाकर विक्रम ने अभिषेक की पिटाई कर दी और अभिषेक को बचाने आए परिजनों से भी मारपीट की। पीड़ित ने मामले की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। बोलता आज के बाद इस गली में दिखना नहीं तो मैं जिंदा गड़ा दूंगा आज के। बोलता तू मेरा काम छोड़ दिया ना, मेरे लड़कों को नहीं भड़काना। मैं तेरा काम इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा पैसा रोक लेता है। 3,000 रुपये पैसे नहीं देता, लड़कों की पेमेंट नहीं देता, वो मारता अलग है। थाना चौक रांची में अभिषेक झारिया और विक्रम ठाकुर के पक्ष में विवाद हुआ था, जिसमें सामान्य मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों में ही काउंटर प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचना में है।
मानपुर विकासखंड के नक्सल प्रभावित ग्राम कुराचा से बुखमरका तक करीब 11 किलोमीटर में सड़क निर्माण किया जा रहा है। पहाड़ी और नदी नाला क्षेत्र होने की वजह से एक समय ऐसा भी था जब ग्रामवासियों को मानपुर जाने के लिए पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था, तो वहीं बारिश के दिनों में ये गांव पहुंच विहीन हो जाता था। मगर शासन के छत्तीसगढ़ ग्राम सड़क विकास अभिकरण राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर ग्राम कुराचा से बुखमरका तक जाने के लिए सुगम रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि मार्च 2022 तक डामरीकरण कार्य भी यहां पूर्ण हो जाएगा। वहीं योजना के तहत 21 पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के दौरान करीब 6 बार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में भी सड़क निर्माण कराया गया। और अब मौसम के हालचाल। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा सहित कई इलाकों में आज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसके लिए जारी किया है। प्रदेश में कई जगहों पर आज हल्के से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं राजधानी रायपुर में देर रात से ही बारिश हो रही है। आगामी 2 दिनों के भीतर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और पेंड्रा में ओलावृष्टि हो सकती है, तो वहीं बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर और मुंगेली में भी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसी तरह से कबीरधाम, बेमेतरा और बलौदाबाजार के साथ ही राजनांदगांव में ओलावृष्टि के आसार नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और आसपास के जिलों में भी ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मौसम करवट ले सकता है। ओलावृष्टि की जहां संभावनाएं जताई गई हैं, तो वहीं हल्की से मध्यम बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में ठंड के मौसम में कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है, तो वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो रही है। उनकी खड़ी फसल और कटाई के बाद रखी फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। प्रदेश सरकार ने जिला कलेक्टर्स को जल्द से जल्द सर्वे के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। आसमान से गिर रही आफत, किसानों की फसल हो रही चौपट, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ठंड के मौसम में बारिश का महीना चल रहा है। यहाँ झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आई है। उनकी फसल चौपट हो रही है। गेहूं, सरसों, चना और मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई है। दतिया की सेवड़ा तहसील के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं छतरपुर जिले में देर रात घुबारा समेत 6 इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, जहां हजारों हेक्टेयर फसल खराब हो गई। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। ओरछा में भी तेज हवा के साथ ओले बरसे, जहां किसानों के खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गईं। रायसेन में बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और चना की फसल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। छिंदवाड़ा में भी अचानक हुई बारिश और ओला गिरने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। अन्नदाता बेहद परेशान हैं। चना, बटरी सब चौपट हो गई। किस तरीके की चौपट हुई? सड़ गई पूरी। फूल वगैरह भी फूल झड़ गए। अब शासन कछु मदद देगा नहीं से फिर बाहर जाने है, दिल्ली जाने पड़ेगा। पानी फसल में चलूगा सब पूरी गए। कब गिरे उरे? रात में। कितने उरे गिरे? पक्का। तो फिर कौन कौन फसल में नुकसान हुआ? सरसों गिर पीसी गिर। वहीं टीकमगढ़ में भी जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई गांव की फसल तबाह हो गई। लगातार बारिश और ओले गिरने से सरसों, मटर, चना और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। परेशान और नाराज किसानों ने टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड में जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंचे जिले के अधिकारियों ने जल्द सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अधिकारियों से सर्वे करने को कहा है, ताकि जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। कांग्रेस ने भी जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले
इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। इस तरह से ओलावृष्टि हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं किसान बेहद आहत है। इनको राजस्व अमले को भेजना चाहिए, कृषि विभाग के अधिकारियों को भेज के, और ज़्यादा से ज़्यादा राहत मुआवजे के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा राहत बीमा के रूप में सरकार से मिले। जिस तरह के हालात अभी मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, किसानों के लिए वो बेहद चिंताजनक हैं। ऐसे में किसान उम्मीद भरी नजरों से अब सरकार की ओर देख रहे हैं ताकि उसे आसमानी आफत के बीच थोड़ी राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।